हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो सर्कुलर मोशन स्क्रीन के ऊपर। तो आज का जो हमारा लेक्चर फर्स्ट रहेगा उसके अंदर हम सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन में बेसिकली हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आज डिस्कस करेंगे। छोटी वीडियो रहेगी 15 टू 20 मिनट्स की। टॉपिक वाइज हम चलेंगे, जैसे कि इस वीडियो के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें एंगुलर वेलोसिटी एंड आफ्टर दैट एंगुलर एक्सेलरेशन करते करते हम लास्ट तक इसमें पहुंचेंगे चैप्टर के अंदर। तो आज की शुरुआत करते हैं लेक्चर वन सर्कुलर मोशन से, जनरल इंट्रोडक्शन से। राइट। तो नोट्स अच्छे तरीके से आप बनाते रहिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप नोट करते रहिएगा। तो सर्कुलर मोशन देखिए, सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन से अपनी शुरुआत करते हैं। सर्कुलर मोशन बेसिकली किसको बोलते हैं? जैसे कि आप काइनेमेटिक्स में पढ़ के आ चुके हैं, लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी चीजें आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। बस डिफरेंस इतना है कि उसमें जो हम बात क्या करते हैं वो सर्कल के अलावा बात क्या करते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, ठीक है, या फिर भी कर्व शेप के अंदर कोई भी मोशन हो गया, जैसे कि प्रोजेक्टाइल हो गया, उसके अंदर हम ये बात क्या करते हैं। लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे सर्कल से रिलेटेड, यानी कि सर्कुलर मोशन जो आया वो सर्कल से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी बॉडी अगर सर्कल में घूमेगी ना, तब जाके हम सर्कुलर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। राइट। तो डेफिनेशन में इसमें लिख रहा हूं, यानी पार्टिकल moves in a circle about a fixed point। जब कोई भी एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है एक फिक्स पॉइंट के, और ये जो बेटा फिक्स पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे पर्टिकुलरली, ये बात हो रही है सेंटर ऑफ द सर्कल की। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई भी फिक्स पॉइंट होगा वो फिक्स पॉइंट किसको कहा जाएगा? सेंटर के सर्कल को कहा जाएगा, और कोई तो फिक्स पॉइंट होगा नहीं। जैसे कि मान लेते हैं फिक्स पॉइंट का मतलब क्या हो गया, एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा। मैं जैसे कि अभी डायग्राम बना रहा हूँ, मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है। राइट। ये इसका सेंटर हो गया जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया। अब मान लेते कोई पार्टिकल हमारा ए पॉइंट के ऊपर है, वो चलते चलते बी पॉइंट के ऊपर चला गया, इसी तरीके से सी पॉइंट के ऊपर चला गया, सी नहीं इसको सी डैश बोल देते हैं क्योंकि सी सेंटर अपने ले रखा है। ये हमारा डी पॉइंट हो गया, ये हमारा ई पॉइंट हो गया। तो फिक्स पॉइंट का बेसिकली बेटा क्या हो गया, अबाउट फिक्स पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जो सेंटर है ये हमारा फिक्स है, यानी कि ए तक की जो इसकी दूरी होगी वो रेडियस होगी, जिसको हमने आर रिप्रेजेंट कर दिया। बी तक की भी दूरी इसकी रेडियस होगी आर, सी डैश तक की दूरी इसकी आर होगी, डी तक की भी दूरी इसकी आर होगी, और आर ई तक की भी दूरी इसकी आर होगी। तो इसमें कहने का मतलब ये है, अबाउट द फिक्स पॉइंट का मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर पार्टिकल सर्कल में घूमेगा अराउंड द फिक्स पॉइंट, यानी कि कोई पार्टिकल सेंटर ऑफ द सर्कल के चारों तरफ घूमेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्लियर बात। एग्जाम्पल के लिए जर्नल में एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है जिसमें रनिंग करते हैं, जिसमें रनर्स दौड़ते हैं, ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है। भाई इसकी रेडियस तो कुछ ना कुछ होगी, इनर रेडियस आर आई, और जो आउटर रेडियस है ये हमारा आर नोट आर आउट हो गया। अब मान ले तो कोई भी एक रेसर है जो रनर है, वो इसके अंदर एथलीट है, वो कोई भी इसके अंदर मतलब कि राउंड लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब जब ये चक्कर लगा रहा है तो किसके अबाउट चक्कर लगा रहा है? ये इसमें फिक्स पॉइंट क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हमारा ये ओ हो गया। यानी कि ये जो रनर है जब ये इसके अंदर सर्कल लगा रहा है, तो सर्कल करते वक्त यानी कि जब ये राउंड लगाते वक्त ये किस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा होगा, ये इस ओ पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा होगा। यानी कि सर्कुलर मोशन के अंदर क्या हो गया कि कोई भी पर्टिकुलर जो बॉडी होगी ना वो एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमेगी। एग्जाम्पल के लिए और मैं बात कर देता हूँ, जैसे कि मान लो ये सेंटर पॉइंट है हमारा, ये मान लेते हैं हमारा थंब है, ठीक है। अब इसके साथ में एक हमने ये थ्रेड है हमारी धागा, और ये हमारा कोई भी स्टोन हो गया। अब जब हम इस स्टोन को रील करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे मान लो तो हाथ में कोई भी तागा है, उसके पत्थर बंधा हुआ है, जब उसको मैं गोल गोल घुमाऊंगा तो ये वाला जो मेरा टिप होगा, ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मेरा फिक्स है और इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, कौन? पत्थर चक्कर काट रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जैसे कि तागे से एक पत्थर बांध लिया, उसको जब तुम गोल गोल घुमाओगे, ठीक है, तो वो हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। तो एग्जाम्पल की इसके अंदर अगर बात करते हो तो एग्जाम्पल क्या क्या नोट कर सकते हो, जैसे कि कार मूविंग इन ए सर्कल, हालांकि ये बेसिक है, इतना कुछ ज्यादा इसका यूज है नहीं। कार मूविंग इन ए सर्कल, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। स्टोन मूव्स इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। प्लैनेटरी मोशन,
जनरली अपन प्लैनेटरी मोशन इसके अंदर बोल देते हैं, हालांकि वो जो पाथ होता है, जिस पाथ के अंदर हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, वो हमारा इलेप्टिकल पाथ होता है। कौन सा पाथ होता है? वो इलेप्टिकल पाथ होता है। ठीक है, हालांकि वो आता सर्कुलर के अंदर ही है, रिवॉल्यूशन करते हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं फिक्स पॉइंट के, क्योंकि जो हमारा सन है हम उसको कंसिडर करके चलते हैं कि वो फिक्स है, वो सेंटर के अंदर है। रियलिटी के अंदर तो हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीजें रेस्ट के अंदर है नहीं, सभी चीज मूव कर रही है एक दूसरे के चारों तरफ। जैसे कि हमारी जो अर्थ हो गई वो सन के चारों तरफ मूव मूव कर रही है, और जो हमारा सन है वो अपने गैलेक्सी के चारों तरफ मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो सन है वो रेस्ट के अंदर है, तो जब वो रेस्ट के अंदर है तो सारे के सारे जो प्लैनेट्स होंगे वो सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे होंगे, उनकी जो दूरी भी होगी वो फिक्स होगी। हालांकि दूरी फिक्स नहीं होती, मैं बार बार मैं इसी पॉइंट के ऊपर आपको जोर दे रहा हूँ जिससे कि आप इस बात को समझ पाओ। नॉर्मल केसेस के अंदर हम मान के चलते हैं कि सर्कुलर मोशन है, उसका सर्कल का जैसा होता है, लेकिन रियलिटी के अंदर हमारा जो पाथ होता है, जो हमारा जो प्लैनेट्स का जो मोशन होता है, उनका जो पाथ होता है सन के चारों तरफ का, वो किस तरीके का होता है वो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वो इलेप्टिकल शेप का होता है। जैसे कि सर्कुलर पाथ तो अपने इसको बोलते हैं, ये हमारा सर्कुलर हो गया, जिसकी जो रेडियस होती है, जो सर्कमफ्रेंस होती है, वो उसके सेंटर से समान दूरी पे होती है। लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के पाथ में चक्कर काटते हैं, इसको अपन बोलते हैं इलेप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं बेटा? इलेप्टिकल पाथ बोलते हैं, इलेप्टिकल पाथ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सर्कुलर और ये हमारा हो गया इलेप्टिकल। तो इसके तरह हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें हाँ, प्लैनेट्स, तो ये हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं सन के चारों तरफ, और जो हमारा सन भी होता है, हम ऐसा मान के चलते हैं ना, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ऐसा पढ़ोगे आप लोग, हम छोटी क्लास में ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारा सन है वो यहाँ पे है। रियलिटी में हमारा सन यहाँ पे होता ही नहीं है। सन हमारा होता है क्या तो इस वाले पॉइंट पे, जिसको अपन फोकी बोलते हैं, ये जो F1 पॉइंट है फोकस, या फिर इस वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट के ऊपर हम कंसिडर करके चलते हैं सन को। तो सर्कुलर मोशन के अंदर बेसिकली क्या हो गया कि कोई पार्टिकल है वो सर्कल में घूमेगा, यानी कि सर्कल में, हिंदी में लिख देता हूँ चलो वहाँ पे, सर्कल में क्या लगाएगा वो? सर्कल में चक्कर लगाएगा, तो हम इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब बात ये आती है कि सर्कुलर मोशन के टाइप्स भी अपने को पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो मैं ये डिस्कस आप लोगों से कर रहा हूँ। सर्कुलर जो मोशन होता है बेटा, जैसे कि आप लोग पढ़ के आ चुके हो पहले वाले चैप्टर में, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जनरली जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है ना बेटा, वो दो टाइप के मोशन होते हैं। जो सर्कुलर मोशन होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखो चीजों को ठीक तरीके से नोट करते चलना। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे कि हमारा जो सिंपल मोशन अपन पढ़ के आ चुके हैं काइनेमैटिक्स के अंदर, वो जनरली होता है, वो 6th क्लास से स्टार्ट होता है कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से सर्कुलर मोशन के भी दो पार्ट हो गए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या हुआ, ये नोटिस करने वाली बात है भाई। सीधी सी बात ये तो है, अब यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, पार्टिकल तो हमारा सर्कल में चक्कर काटेगा ही काटेगा। ऐसे तो है नहीं कि यूनिफॉर्म हो गया तो सर्कल में चक्कर नहीं काटेगा, यूनिफॉर्म होगा तो सर्कल में चक्कर काटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब पार्टिकल सर्कल में चक्कर काटेगा ही काटेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। तो बात ये आती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा उसको बोलते हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कल में तो है, लेकिन स्पीड उसकी क्या है? कांस्टेंट। क्या बोल रहा हूँ? स्पीड उसकी क्या है? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि जो पार्टिकल है, इधर मैं लिख देता हूँ सेंटेंस बना के, पार्टिकल मूव्स इन सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि पार्टिकल है वो हर एक टाइम के ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा? जो स्पीड होगी ना बेटा, वो हमारी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। यानी कि कभी वो 3 मीटर पर सेकंड से चलेगा, कभी वो 4 मीटर पर सेकंड से चलेगा, कभी 2 मीटर पर सेकंड से चलेगा, कभी 12 मीटर पर सेकंड से चलेगा। मतलब कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज। यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा कि मैं एक ही स्पीड से उसको घुमा रहा हूँ। जैसे कि मेरे जो हाथ की आप देख पा रहे होंगे, जो स्पीड देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो इसमें जो मेरा हाथ फ्लक्चुएट कर रहा है, कैमरे में आप देखोगे ना, जहाँ पे लाइक मेरा फेस दिखाई देता है वहाँ पे देखोगे, तो मेरा हाथ है वो एक ही स्पीड से घूम रहा है। ये है हमारा सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर होगा कभी तेज, कभी धीरे, कभी तेज, कभी धीरे, कभी तेज, कभी धीरे।
एग्जाम्पल के लिए जब हमारा घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आती है तो जो हमारा जो पंखा होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है। हालांकि वो सर्कुलर मोशन नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब वोल्टेज कभी डाउन आते हैं, कभी अप आते हैं, कभी जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है प्रॉपर वे में नहीं आती, तो उस वाले केस के अंदर क्या होता है, कभी पंखा धीरे चलता है, कभी तेज चलता है, कभी धीरे चलता है, कभी तेज चलता है, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है जी। अब बात ये है, देखो ये चीज आप है ना थोड़ी ये चीजें पढ़ के आ चुके हो कि अगर कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में है, क्या बोल रहा हूं मैं, सर्कल में है। अब सर्कल में तो डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट एवरी पॉइंट चेंजेस। जो डायरेक्शन होगी पार्टिकल की वो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होगी, चेंज। एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लो ये सर्कल है, मैंने 4 पॉइंट बनाए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ए पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन होगी वो जो पार्टिकल की वो किधर की साइड होगी, ए पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल मान लेते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है हमारा पार्टिकल, तो ए पॉइंट के ऊपर हमारी जो पार्टिकल की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। बी पॉइंट के ऊपर इधर की साइड, सी पॉइंट पे इधर की साइड और डी पॉइंट पे इधर की साइड। समझने के लिए कैसे समझोगे इसको, मान लेते हैं कि मेरे पास एक धागा है और उससे एक पत्थर बंधा हुआ है, क्लियर बात, मैं उसको घुमा रहा हूं। तो ऐसा मान लेते हैं कि जब वो मेरा पत्थर इस ए पॉइंट के ऊपर पहुंचा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं पत्थर को घुमा रहा हूं, तो वो जो धागा है, जो वो पत्थर जब वो ए पॉइंट के ऊपर पहुंचा तो उसी टाइम पे वो जो रस्सी थी, वो जो धागा था वो टूट गया। अब ऐसे समझो जब वो धागा टूटेगा तो वो ए पॉइंट से किधर की साइड जाएगा, वो सर्कल में तो घूमेगा नहीं, वो किधर की साइड जाएगा, एकदम परपेंडिकुलर टू द सर्कल जाएगा। इसका मतलब जो पार्टिकल का जो मोशन होगा हर एक पॉइंट के ऊपर वो उसकी डायरेक्शन होगी वो अलग अलग होगी। जैसे कि मान लेते हैं ये धागा है, ये बीच में से टूट गया, तो ये जो पत्थर होगा ये जिधर की साइड जाना चाहता था उधर की साइड जाएगा, लेकिन सर्कल में नहीं जाएगा। आगे चल के पढ़ेंगे, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो एक्सेलरेशन होता है जिसको मैंने डार्क किया है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। सिमिलरली ये धागा अगर मान लो बी पॉइंट के ऊपर जाते जाते टूट गया, तो पार्टिकल हमारा किधर जाएगा, बी से एकदम सीधा चला जाएगा, एकदम टेंजेंशियली मूव कर जाएगा। सिमिलरली जो धागा है वो सी पॉइंट पे आते आते टूट गया, तो जो पत्थर होगा यहाँ से जो स्टोन होगा वो किधर चला जाएगा, सी के एकदम टेंजेंट चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमेगा इसका मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ही होगी। तो बेटा एक बात बताओ आप मेरे को, जब डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड तो पार्टिकल के अंदर है, इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड हमारी चाहे कांस्टेंट हो या कांस्टेंट ना हो, जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में होगा तो उसकी वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, ऑलवेज चेंजेस। समझ में आ गई ये बात भाई। वेलोसिटी जो हमारी होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक होता है डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि क्या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों के दोनों चेंज हो जाए। दोनों में से अगर एक भी चेंज हो गया इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उस पार्टिकल के पास में क्या है, उस पार्टिकल के पास में है एक्सेलरेशन। बात आई समझ में। इसका मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, बॉडी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन जब चेंज हो रही है तो बॉडी के अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों के दोनों कौन से मोशन होते हैं, दोनों के दोनों हमारे, इधर मैं लिख देता हूँ नीचे, दोनों के दोनों हमारे एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं। कौन से मोशन होते हैं, बोलो बोलो, एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। कोई तुमसे ये बोले कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों के दोनों ही मोशन हमारे कौन सा मोशन होता है बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उनके अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है, और एक्सेलरेशन आ गया मतलब एक्सेलरेटेड मोशन उसके अंदर। क्लियर बात। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था सर्कुलर मोशन का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन है इसका मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट से सी पॉइंट, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है।
तो इस केस में सर्कुलर मोशन के अंदर जब पोजीशन चेंज होती है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास में है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन लिखता हूं मैं। देखो जैसे कि आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आए थे ना पहले काइनेमेटिक्स के अंदर, इसी तरीके से सर्कुलर मोशन के अंदर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट से नहीं, डिस्प्लेसमेंट है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। हाँ वही थीटा है जो आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हो, जो मैथमेटिक्स वाला टीचर बार बार परेशान करता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो थीटा आता है ना वही थीटा है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो गया, मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊं तो व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ लिख लो चलो, मूव्स इन ए सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर है, एक सर्कुलर पाथ जो सर्कल ही तो है वो एक तरीके से सर्कुलर पाथ। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक तरीके से लिख लेते हैं इसको। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ देन द एंगल मेड बाय इट at the center of the circle is called circular angular displacement, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देखो डेफिनेशन को। डेफिनेशन मैंने क्या बताया है कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, जैसे कि मैंने इधर बना दिया सर्कल, ये मान लो कोई भी पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। ये हमारा सर्कल है और ये हमारा सेंटर हो गया, जिसको मैं ओ पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल हमारा इस ए पॉइंट के ऊपर था पहले बेटा, ठीक है। यानी कि ये जो ए पॉइंट है ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ए पॉइंट से चलते 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 वो बी पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है। यानी कि वो ऐसे घूम रहा है, इधर की साइड जा रहा है। जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर आ गया तो उसने कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा। कितना बनाया? थीटा एंगल बनाया। तो ये जो थीटा एंगल बना है ना, ये सेंटर के ऊपर ये जो थीटा बना है, इस थीटा को ये अपन क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है, जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में चलेगा तो वो एंगल तो बनाएगा, क्योंकि आप लोग मैथ में पढ़ चुके हो कि जब एक चक्कर कंप्लीट होता है सर्कल का तो वो कितना डिग्री एंगल बनाता है सेंटर पे? 360 डिग्री एंगल बनाता है। लेकिन इस केस के अंदर हम 360 डिग्री ना लेके कुछ और चीज लेंगे, उसका नाम होता है रेडियन। तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जब कोई भी पार्टिकल चलता है तो वो एक एंगल बनाता है, और इस एंगल को ही हमने क्या बोला है? ये जो थीटा है इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल। क्या बोल रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल। क्लियर बात? ये बात आई समझ में? नहीं आई? अब एक चीज थोड़ा सा नोटिस करना कि ये जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना बेटा, जिसको अपन थीटा बोल रहे हैं, ये जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी में भी क्या होता है? ये एक्सियल वेक्टर होता है। क्या होता है? ये एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर का मतलब ये हो गया कि जब मैं ए से बी जा रहा हूं तो इसका हम इसको कहां से मेजर कर रहे हैं? इस ए पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली जब मैं बी से ए आऊंगा तो मेरा जो ये एंगल होगा ये कहां से मेजर किया जाएगा? ये बी पॉइंट से रेफरेंस से मेजर किया जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सियल वेक्टर का मतलब ये हो गया कि जब मैं ए से बी जा रहा हूं तो जब आप अपना राइट हैंड यूज करोगे, ए से बी जाओगे, तो ये जो थीटा होगा, थीटा किधर की साइड बताने की कोशिश करेगा? थीटा होगा वो हमारा ए से बी जा रहा है, यानी कि हमारी उंगली ए से बी जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन किधर की साइड आ गई? प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ। क्लियर बात? लेकिन जब आप बी से ए जाओगे, यानी कि बी से ए गए, तो बी से ए जब जाओगे तो मेरा थंब किधर की साइड है? अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ है तो इसने डायरेक्शन बता दी ना कि जब आप बी से ए जाओगे तो अंदर की तरफ, ठीक है। और जब ए से बी जा रहे हो तो बाहर की तरफ, यानी कि ये वेक्टर आ गई, वेक्टर की टर्म है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? एक्सियल वेक्टर होता है। यानी कि ये हमें क्या बताता है? डायरेक्शन के बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताता है कि हमारा जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। ये चीज हम अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मोशन के अंदर हम पढ़ते थे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो हम सारी की सारी चीजें पॉजिटिव लेते थे, नेगेटिव एक्सिस में जाता था तो नेगेटिव लेते थे। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर भी एज्यूम करके चल लेते हैं अपनी मर्जी से। मान लो कुछ भी ऐसे के अंदर कुछ ऐसी बात नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव सर बता रहे वैसे,
मैं मान के चलता हूँ अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू मैं नेगेटिव लूंगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो, इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे बताई हुई चीजों के अकॉर्डिंग ही फॉलो करोगे। आपको अच्छा लगे एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मेन चीज अपने को ये समझ में आना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो वो एक एंगल बनाता है, और उसी एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर बात। अब चलो ये तो बात हो गई इसकी थ्योरी से रिलेटेड। अब इसकी सर एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट तो हमें चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए होती है, सही बात है। एसआई यूनिट क्या होती है वो अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो बेटा एसआई जो यूनिट होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती थी बेटा। जनरली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होती थी तो हम मीटर यूज करते थे, लेकिन एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा, थीटा इज नॉट ए यूनिट। कभी बोल दो सर थीटा है, आपने सर ने थीटा बताया था, नहीं। थीटा तो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट को हम एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, तो इसी तरीके से हम थीटा यूज कर रहे हैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बेटा जो ऐसा यूनिट होगी वो हमारी होगी इसमें रेडियन। क्या होगी, रेडियन, RADIAN। तो इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इस तरीके से लिखेंगे। अब बात ये आती है कि सर हमने तो अभी तक जो एंगल पढ़े हैं वो तो हमने डिग्री के अंदर पढ़े हैं, मैथमेटिक्स के अंदर। अब आप बता रहे हो कि यहाँ पे जो एंगल है वो हमें रेडियन में लेने हैं। हाँ सही बात है, रेडियन में लेने हैं, डिग्री में नहीं लेने। और एक चीज बताता हूँ, अगर आप लोगों के पास में डिग्री है तो आप रेडियन के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा एंगल डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आज हम देखेंगे जादू। ये जादू क्या है ये समझना है अपने को। तो मैं नई स्लाइड में आपको ये जादू बता रहा हूँ कि हमारा जो एंगल अगर डिग्री में होगा तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि आज का टॉपिक अपने यहाँ यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड मैं आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना बता रहा हूँ कि अगर हमें जो एंगल है, क्योंकि देखो जनरली आप लोग क्या बोलोगे, अगर मान लो मैं आप लोगों को रेडियन के बारे में नहीं बताता कि रेडियन इसकी ऐसा यूनिट है, जबकि ऐसा यूनिट रेडियन होती है। लेकिन अगर मैं आपको ये चीज बताना नहीं बताता, मतलब मैं चेक करता कि बच्चों को पता है नहीं पता, तो जो लोग जिनको पता है वो तो बोल देते रेडियन, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या बोलते कि सर ऐसा यूनिट क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा, थीटा इज द एंगल। अब एंगल से रिलेटेड आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ऐसा यूनिट तो डिग्री होती है, लेकिन नहीं। मैं अगर आपको बोलता हूँ, अगर आप जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप 30 डिग्री बता रहे हो तो ये आंसर गलत माना जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो पाई/6 रेडियन आएगा। और साहब ये पाई/6 क्या है, मेन अपने को ये समझना है कि अगर डिग्री में दे रखा हो और हमें रेडियन में जाना है तो हम कैसे चेंज करें डिग्री से रेडियन, या रेडियन में दे रखा है और डिग्री में पूछा जाए तो कैसे चेंज करें। ठीक है। तो अब अगली स्लाइड मेरी इसी के ऊपर है कि हमारा मतलब कि चेंज ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। इसके लिए अपने को बेसिक कुछ डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक सर्कल का डायग्राम बनाना है। ठीक है। तो सर्कल के डायग्राम के साथ साथ में अपने एक चीज समझेंगे, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। जैसे कि समझो ये हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक आया, अच्छी अच्छा मतलब सही आया सर्कल, इतना बुरा भी नहीं आया है ना, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो गया। अरे भाई साहब कहाँ गया सेंटर, भाग गया। ये हमारा सेंटर, ये दोबारा भागेगा, देखना 1 2 गया, देखा मेरा जादू। तो ये हमारा सेंटर, ये दोबारा भागेगा, ठीक है गया। चलो ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ O पॉइंट का। मान लेते हैं कि हमारा ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, थोड़ा सा ठीक से समझना फिर आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। ये मान लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट, IP मतलब इनिशियल पॉइंट। पार्टिकल चक्कर काटते 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 कहाँ पहुंच गया, ये बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। क्लियर बात। अब जो बी पॉइंट के ऊपर काटा है यानी कि इधर की साइड मूव किया है, ऐसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारा पार्टिकल। तो जब वो ए से बी गया तो कुछ ना कुछ इसने एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया बेटा, थीटा डिग्री। थीटा गायब होएगा, ठीक है। थीटा डिग्री इसने एंगल बनाया। डिग्री में आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जर्नली अपने को डिग्री मान के चलना है, बाद में आपको पता लग जाएगा रेडियन में मेजर करते हैं। तो थीटा इसने एंगल बनाया। अब बेटा एक बात बताओ, रेडियस तो इसकी फिक्स ही है, ओ से लेके ए तक इसकी रेडियस, और सिमिलरली यहाँ से लेके बी तक भी इसकी रेडियस आर। अब ए से लेके बी तक को क्या बोलते हैं बताओ। अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों को इतना थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज अगर आपको है, तो ए से लेके जो बी होती है ये हमारी होती है लेंथ ऑफ आर्क। क्या होती है बेटा ये, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ आर्क, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब इस ओ ए बी का एक मैं जर्नल डायग्राम नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से कुछ है ये हो गया, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं, ये इस टाइप से कुछ है ये हमारा ओ, ये हमारा बी और ये हमारा ए। अगर ये मान लो मेरा थीटा डिग्री एंगल है और ये मेरी रेडियस, ठीक है, और ये मेरा लेंथ ऑफ, तो एक बेसिक चीज आप पढ़ के आ चुके हो, टेंजेंट थीटा जो हमारा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइड, परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस साइड। तो अगर मैं ये थीटा स्मॉल मान के चलता हूँ, थीटा मैं बहुत छोटा मान के चलता हूँ, तो ऐसे समझो अगर ये थीटा बहुत ज्यादा छोटा होगा, बहुत बड़ा थीटा देखो इधर मैं मान के चल रहा हूँ, ये अगर हमारा जो ये थीटा है हमारा ये बहुत छोटा है, छोटे के टर्म का मतलब क्या हो गया कि हमें ये पता ही नहीं लग पा रहा कि ए से लेके बी तक कोई सर्कुलर आर्क है कोई परपेंडिकुलर आर्क है। यानी कि अगर मैं ऐसे मान के चलता हूँ थीटा अगर हमारा बहुत ज्यादा स्मॉल है, यानी कि इस टाइप से हो गया, ये हमारा ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट, ये ओ, ये ए और ये बी, तो ये जो ए और बी होगा ये आपस में क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड मतलब ऐसा तो नहीं कि ए और बी आपस में मैच हो जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं। बेसिकली इनके बीच का जो गैप होगा ना, ए से लेके बी तक का जो गैप होगा, ये हमारा थीटा डिग्री एंगल है, ये हमारा थीटा, ये हमारा आर, ये भी हमारा आर। तो ये जो ए बी होगा, ये ए बी हमें कैसे दिखाई देगा, ये एक तरीके से स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। कैसी लाइन दिखाई देगी बेटा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। अब ये जब हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है तो इस वाले केस के अंदर हम टेंजेंट थीटा यूज कर सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड क्या हमारी ए बी और बेस में हमारे पास क्या है ओ। क्लियर बात। अब जो हमारा ए बी है, ए बी हमारा बेसिकली बेटा क्या है, ए बी हमारी है लेंथ ऑफ आर्क जिसको अपन एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ओ ए हमारा क्या है, ओ ए हमारा है रेडियस। क्लियर। अब जैसा कि मैंने ये बोला है कि थीटा बहुत स्मॉल है, तो आप लोगों को पता है अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर देता हूँ तो टेंजेंट 0 डिग्री में बेटा क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो ही हमारी टेंजेंट की वैल्यू है। इसका मतलब अगर हमारा थीटा बहुत स्मॉल होता है तो मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ, थीटा को मैं लिख सकता हूँ एल बाय आर। क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, एल बाय आर करके मैं लिख सकता हूँ थीटा। क्लियर बात। अब आएगी मेन हमारी इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो अब आप देखो कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर तो आ ही गया। अब एल बाय आर आने पे क्या हुआ, अब देखो इसके अंदर हमारा थीटा एल बाय आ रहा है। अब थीटा जब हमारे पास एल बाय आ रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं इसके अंदर मूव कर रहा हूँ। याद रखना अभी हमारे पास क्या था, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल यहाँ पे क्या था बेटा हमारे पास लेंथ ऑफ आर, और थीटा क्या था एंगल जो वो उसके ऊपर बना रहा था, सेंटर के ऊपर बना रहा था, और आर हमारी क्या थी, रेडियस थी। तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ नई स्लाइड के ऊपर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये थीटा ये हमारा क्या था, लेंथ ऑफ आर, जो आर हमने छोटी सी मानी थी, लेंथ ऑफ आर, और आर हमारे पास ये क्या था, ये था हमारा रेडियस। ठीक है, इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो इस टाइप से डायग्राम था इसका। बस ये हो ही गया लगभग। ये हमारा ए, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा थीटा था और ये बी पॉइंट। तो ये वाली जो आर्क थी इसको अपन ने बोला था। अब मैं बोलता हूं कि फॉर कंप्लीट सर्कल, अब सुनो बात ध्यान से, जब मैं कंप्लीट सर्कल की बात कर रहा हूं तो ये जो लेंथ होगी ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। भाई सीधी सी बात है, जब कंप्लीट सर्कल मैंने बोल दिया तो ये जो बी पॉइंट है घूमता 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 ए पॉइंट के ऊपर आ गया, यानी कि बेसिकली इसने सरकमफ्रेंस चली, यानी कि एल हमें हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पाई आर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा हमारा कितना हो गया बेटा, थीटा हो गया 2 पाई आर, यानी कि एल की वैल्यू डिवाइडेड बाय आर। और एक चीज बताओ, जब हमारा कंप्लीट सर्कल होता है तो हमारा कितना डिग्री एंगल बनता है, हमारा बनता है 360 डिग्री एंगल। कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री एंगल बनता है। यानी कि हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं थीटा की जगह पे 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया, इसका मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। ये 2 पाई क्या है, यही है बेटा रेडियन। क्लियर बात, ये आई समझ में, देखो कितने अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से अपन ने समझ लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई पार्टिकल जब सर्कल में चक्कर लगाता है तो वो एंगल कितना बनाता है डिग्री के अंदर, 360 डिग्री। लेकिन वो रेडियन के अंदर कितना एंगल बनाएगा, वो बनाएगा 2 पाई रेडियन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं ये बोलूं कंप्लीट सर्कल में कोई भी बॉडी सेंटर के ऊपर 360 एंगल बनाती है वो भी ठीक है, मैं बोलूं 2 पाई रेडियन एंगल बना रहा है तो भी ठीक है।
क्लियर बात, चाहे आप डिग्री के अंदर 360 बोल दो, 360 डिग्री बोल दो, या 2 पाई रेडियन बोल दो, इसका मतलब क्या होगा कि एक चक्कर लगाया। क्लियर। अब अपन इसके अंदर पढ़ते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब कि अगर हमें एंगल डिग्री में दे रखा है, तो डिग्री में दे रखा है तो हमें तो रेडियन के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो रेडियन में पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे, अब उसका कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे सर, अरे मैं रहा ना, मैं बताऊंगा अब आपको। अब देखो थोड़ा सा इधर, अभी मैंने क्या बोला, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360, ये डिग्री इधर मैं लिख देता हूँ डिग्री। क्लियर बात, यानी कि 2 पाई रेडियन कितना एंगल बनाती है डिग्री में, 360। 1 रेडियन कितना एंगल बनाएगा बेटा, 1 रेडियन एंगल बनाएगा 360 अपॉन 2 पाई डिग्री। वाह भाई वाह, मजे आ गए सर। तो 2 ने 360 को कितने पे कट कर दिया, 180 पे कट कर दिया। यानी कि बेटा 1 रेडियन ने कितना एंगल बनाया, 1 रेडियन ने सर एंगल बनाया 180/पाई डिग्री एंगल बनाया। क्लियर बात। इसी तरीके से अगर हमें डिग्री के अंदर एंगल दे रखा है और रेडियन में जाना है तो क्या करेंगे, वही 360 एंगल कितना बनाते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर ही होते हैं। 360 डिग्री किसके बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर। ठीक है, वेरी गुड, आया समझ में, चमका नहीं चमका, चमकना चाहिए। ठीक है, और 1 डिग्री किसके बराबर बेटा, डिवाइड कर दो, 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन के बराबर। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो, ये 180 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री अगर होगा तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 लिख देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो अब देखो ये समझ में आ गया ना, देखो ये फॉर्मूले अपने को याद रख लेने हैं कि अगर रेडियन दे रखा है और डिग्री में जाना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, और डिग्री अगर दे रखा है रेडियन में जाना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर बात। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो इसके ऊपर थोड़ा सा ना, अगर मान लो इन केस आपको रिवाइज करना है तो थोड़ा सा मतलब कि बैक लेके इसको देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि देखो टाइम ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा और छोटा सा टॉपिक है, तो आप लोगों को कम टाइम के अंदर अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, वो मेरा थोड़ा सा इसके अंदर है कि मैं कम टाइम के अंदर बहुत कुछ आपको बता पाऊँ। अब इसके अंदर क्या हो गया, कन्वर्जन देखो, अगर डिग्री से आपको रेडियन में जाना है, मैं इधर लिख देता हूँ दोबारा से, डिग्री से रेडियन में गए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे। और रेडियन से अगर डिग्री में जाओगे तो क्या करोगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करोगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, दिस इज एक जाम फल। ठीक है, तो हमारा एक जाम फल क्या है, वो एक जाम फल हमारा ये है। अगर मैं बोलता हूँ 30 डिग्री एंगल, कोई पार्टिकल है वो सर्कल में चक्कर काट रहा है, तो 30 डिग्री एंगल बना दिया उसने, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग 30 डिग्री, अब मैं बोल रहा हूँ इसको कन्वर्ट करो रेडियन में। तो बेटा कन्वर्ट करोगे जब रेडियन में तो इस एंगल को क्या कर दोगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देना। तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया, 6 आ गया नीचे, तो कितना आ गया बेटा, पाई/6 रेडियन आ गया। क्या आ गया, पाई/6 रेडियन आ गया। सिमिलरली साथ के साथ में एक एग्जांपल रेडियन वाला समझ लो, मैं बोलता हूँ कि पाई/4 रेडियन एंगल बनाया, कोई पार्टिकल जब सर्कल में चक्कर काट रहा था उसने पाई/4 रेडियन एंगल बनाया। अब आप लोगों के लिए वर्क ये है कि पाई/4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने भी बताया था कि अगर तुम्हें रेडियन दे रखा हो और डिग्री में जाना हो, तो रेडियन दे रखा है और डिग्री में जाना है तो क्या करोगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई पाई तो गया, मर गया बेचारा पाई पाई। ये किस पे कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया 45 डिग्री पे। इसका मतलब पाई/4 रेडियन लिखो या 45 डिग्री एंगल लिखो, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब है सेम। बात आई समझ में। अब कुछ बेसिक में, मतलब कि अगली स्लाइड के अंदर बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ, अगली स्लाइड के अंदर मैं कुछ एंगल्स ही लिख रहा हूँ। जैसे कि 30 डिग्री का भी अभी अपन ने पढ़ा, तो भाई 0 डिग्री तो 0 रेडियन के बराबर ही होगा। ठीक है, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। अब 30 डिग्री का भी अपन ने पढ़ा, तो 30 डिग्री लिख लो चाहे पाई/6 रेडियन लिख लो, दोनों का मतलब है सेम। ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री आता है तो 45 लिख लो या पाई/4 रेडियन लिख लो, दोनों का मतलब है सेम। 60 डिग्री लिख लो या पाई/3 लिख लो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। इसके बाद हमारा 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री लिख लो या पाई/2 रेडियन लिख लो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। इसी तरीके से बीच के आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके देख लेना, 180 लिख लो या पाई लिख लो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। इसी तरीके से कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का एंगल हो गया,
360 डिग्री लिख लो या 2 पाई रेडियन लिख लो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। इसका मतलब बेसिकली बेटा क्या हो गया, अभी जो हमने थीटा पढ़ा था, ये थीटा हमें किस में लेना है, रेडियन में लेना है। कौन से केस में, सर्कुलर मोशन, किस में लेना है, सर्कुलर मोशन। ऐसे नहीं करना कि अगर मान लो तुम्हें कोई एंगल दे दिया जाए किसी भी चैप्टर के अंदर, जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल ही हो गया, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल हो गया, इस तरीके से बॉडी मूव कर रही है, और ये मान लो कोई भी वैल्यू दे दी यू की, और ये मान लो तुम्हें 30 डिग्री दे दिया, सर नहीं हम तो 30 डिग्री नहीं करेंगे, हम तो पाई बाय 6 करेंगे, हमें पाई बाय 6 में मजा आ रहा है। अरे भाई साहब, हर बार मजा नहीं लेने आपको, मजा तभी लेना है जब आपके काम का हो। हर बार मजा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा आपको, क्लियर बात। हाँ, तो ये भी चीज समझनी है आप लोगों को। तो मजा लेने लेने के चक्कर के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो 30 डिग्री को पाई बाय 6 तभी लिखोगे जब जरूरत होगी। ऐसे नहीं 30 डिग्री की जगह पे पाई बाय 6, 45 डिग्री की जगह पे पाई बाय 4, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा तभी करना है जब जरूरत हो, क्योंकि जरूरत के अकॉर्डिंग चीज करोगे तो जाके फायदेमंद होगी। बिना जरूरत के करोगे तो वो आपको फिर दखल देगी देगी किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो आज की स्लाइड के अंदर हमने बेटा देखो क्या पढ़ा। आज की स्लाइड के अंदर मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ध्यान देना। जो आज की हमारे पास स्लाइड थी वो सर्कुलर मोशन के रिलेटेड थी। सर्कुलर मोशन में हमने देखा कोई पार्टिकल जब सर्कल में चक्कर काटेगा तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारे जो नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि चक्कर काटती है हमारी जो अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ सर्कल में चक्कर काटती है, ऐसा नहीं होता। इलेप्टिकल पाथ होता है। इलेप्टिकल पाथ हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर। फिर सर्कुलर मोशन की हमने डेफिनेशन देखी कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन दोनों के अंदर होगा, ठीक है। यानी कि सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा कि कोई भी पार्टिकल सर्कल में चक्कर काट रहा है तो वो एक एंगल बना रहा है, उस एंगल को ही हमने क्या बोला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला। और वो जो एंगल होता है वो हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। और वो जो एंगल होगा वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और वेक्टर क्वांटिटी भी कौन सा होगा, एक्सियल वेक्टर होगा, क्लियर बात। यानी कि जब हम उस एंगल के डायरेक्शन के अंदर घूमेंगे तो हमारे पास में एक वेक्टर आएगा, वो वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्या तो वो आउटसाइड होगा यानी कि परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ होगा, या प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये उसका फिर डेरिवेशन आ गया, ठीक है। तो हमेशा अपने को ये ध्यान रखना है कि रेडियन से डिग्री में जाओ चाहे डिग्री से रेडियन में जाओ, हालांकि वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू सेम होती है लेकिन बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। 2 पाई रेडियन हो और 360 डिग्री हो, ठीक है। तो आज के लिए बेटा हमारा इतना ही था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अपना रिवीजन इस तरीके से थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि मिड आपका लगभग 11th क्लास वालों के लिए जो भी जिस भी कोचिंग के अंदर पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन खत्म हो गया है। अब उनका सेंटर ऑफ मास चल रहा है, वर्क एनर्जी भी खत्म हो गया, सेंटर ऑफ मास चल रहा है। और सेंटर ऑफ मास अगर नहीं भी चल रहा है तो वो खत्म होकर रोटेशन स्टार्ट होने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं ना रोटेशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, उसके अंदर सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट केस अपना प्ले करता है, यानी कि वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा जिसको बोलते हैं, और रिलेशनशिप, वो वाला रिलेशनशिप नहीं, गलत समझ रहे हो हर बार, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन, भाई देखो कुछ भी हो, लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, रिलेशनशिप तो हर एक चीज के बीच में होता ही होता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम बोलेंगे ओमेगा, एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए अपनी स्टडी करते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जो भी आपने बुक प्रेफर कर रखी है, एक बुक को पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरी बुक के ऊपर स्विच कीजिए। अगर आप ढेर सारी बुक रख लोगे तो कोई भी एक बुक आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और प्रॉपर ठीक तरीके से आप क्वेश्चन भी नहीं लगा पाओगे। तो अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कीजिए, नोट्स अपने बनाते रखिए, क्वेश्चन अपने साथ के साथ में करते रहिए। जो भी टॉपिक चल रहा है उसके क्वेश्चन कीजिए, चाहे 20 क्वेश्चन पर डे हो गए या 30 क्वेश्चन पर डे पर सब्जेक्ट के मैं बोल रहा हूँ, क्लियर। तो थैंक यू वेरी मच, अपनी स्टडी इसी तरीके से अच्छे तरीके से करती रहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये वाला टॉपिक क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय कोणार्क सेंटर पे। थैंक यू वेरी मच।